अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान। साथ साथ मौसम की तब्दीली की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसने सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक को मुतासर किया है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान उसकी एक बहुत वाज़ेह और बहुत बड़ी मिसाल है। जिस तरह से हालिया बारिशों की वजह से, हालिया सैलाब की वजह से पाकिस्तान शदीद मुतासर हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इंकशाफ अब नाज़रीन ये किया गया है कि 54 तरक्की पजीर ममालिक जो हैं कर्ज़ों की तेज़ी से गंभीर होते बहरान का सामना कर रहे हैं। ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी पहले से ही इन ममालिक में। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बहुत से मुल्कों के लिए कर्ज़ की अदायगी नामुमकिन हो चुकी है। आलमी इदारों और अमीर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि गरीब मुल्कों को कर्ज़ों में रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए, और अगर फौरी तौर पर इमदाद के साथ साथ रिलीफ फराहम नहीं किया गया तो इन मुल्कों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, एक जानिब गरीब मुल्कों में कर्ज़ों का बढ़ता बहरान है, तो वहीं जर्मन तंजीम ने भी, हम ये देख रहे हैं कि अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया यह है कि जंगी तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीलियों और आलमी वबा कोरोना की वजह से दुनिया भर में भूख और अफलास में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और जर्मन इदारे की रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, इस बारे में पहले आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं। फिर हमारे साथ माहिर मौजूद होंगे इस सिलसिले में बात करने के लिए, उनका तज्ज़िया लेंगे। जर्मन गैर सरकारी तंजीम वर्ल्ड हंगर हिल्फे की जानिब से भूख का आलमी इंडेक्स बराए 2022 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जंगी तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीलियों और कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से दुनिया में भूख और अफलास में इजाफा हुआ है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में इंतजामी सतह पर मौजूद खराबियों की वजह से भूख और अफलास के खिलाफ लड़ाई को मुतासर किया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पिछले बरस के मुकाबले में दुनिया भर में भूख से मुतासर अफराद की तादाद 81 करोड़ 10 लाख से तजावुज करके 82 करोड़ 80 लाख हुई है, जिनमें 19 करोड़ 30 लाख खुराक की शदीद किल्लत के शिकार अफराद शामिल हैं। इस तंजीम के इंडेक्स में 121 ममालिक को जांचा गया, जिसमें यमन सर फहरिस्त है। इस मुल्क की 41.4% आबादी भूख से मुतासरा है। जर्मन नशियाती इदारे के मुताबिक इस रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डाटा यूक्रेनी जंग से पहले का था। इदारे की वेबसाइट पर बताया गया है कि यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी सतह पर पैदा होने वाले मुतादिद बहरानों की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है और आइंदा सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। UNDP के सरबराह का कहना है कि बार बार तंबीह के बावजूद अब तक बहुत कम काम किया गया है और खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ये बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है और इसका दायरा दुनिया भर के दर्जनों मुल्कों में तरक्की के संगीन बहरान की शक्ल में फैलने का खतरा है। गरीब और मकरूज ममालिक को मुख्तलिफ शक्ल के इकट्ठे होते मुआशी दबाव का सामना है और बहुत से मुल्कों के लिए कर्ज की अदायगी और नई माली आयानत तक रसाई नामुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम के मुताबिक कोरोना की वबाई बीमारी से मुतासर होने से बहुत पहले से मुतासरा ममालिक में कर्जों के मसाइल जन्म ले रहे थे। इदारे ने खबरदार किया कि सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। तरक्की पजीर ममालिक में से 19 अरब मुअस्सर तरीके से कर्ज देने वाली मंडी से बाहर हो चुके हैं। ये तादाद साल के आगाज में 10 थी। UNDP की चीफ इकोनॉमिस्ट जॉर्ज ग्रे का कहना है कि निजी कर्ज दहिंदगान अब तक जरूरी तंजीम नौ के साथ आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट रहे हैं। सूरत हाल को मजीद बदतर होने से बचाने के लिए इन ममालिक को राहत देने की जरूरत है। तरक्याती प्रोग्राम के सरबराह ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आलमी बिरादरी बिल आखिर तस्लीम कर लेगी कि कोई कदम उठाना सबके मुश्तरका मफाद में है। बिल्कुल जी, ये वो बात की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के अंदर, जो बात बहुत बार पाकिस्तान की जानिब से कही गई है। जिस तरह से पाकिस्तान मुतासर हुआ है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, और जिस तरह से यहाँ की मईशत को नुकसान पहुँचा है। जानी नुकसान तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो मईशत को नुकसान पहुँचा है उसको संभाला देने के लिए, सहारा देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान समेत जो दीगर ममालिक मुतासर हो रहे हैं और इस बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, उनके जो कर्ज़े हैं उनमें उनको रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की इस सिलसिले में तो शनवाई कहीं नहीं हुई है। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। इसी पर तज्ज़िया जान लेते हैं। डॉक्टर अक़दस अफजल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मुआशियात हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पाकिस्तान ने बहुत बार ये मुतालिबा किया है, पहले दबे लफ्ज़ों में भी बात की गई, फिर खुलकर भी इसका इजहार किया गया कि IMF समेत बहुत सारे प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान ने ले रखे हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सैलाब जो है ये इस साल के लिए नहीं है, इसका नुकसान आने वाले कई सालों तक देखा जाता रहेगा। हमारी बात तो उस तरह से नहीं सुनी गई। अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, इससे कुछ उम्मीद की जा सकती है? जो रिपोर्ट मैंने देखी है बिल्कुल एक बहुत ही एक प्रेसिंग प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है, जिसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी और तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिनको ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ भी कहा जाता है, उनके लिए अब इन एक्सटर्नल लोन्स को सर्विस करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी इसकी बात की है, लेकिन हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ जिनका तखमीना अभी लगाया जा रहा है, लेकिन वो नंबर कैन बी एनीवेयर बिटवीन 30 एंड 40 बिलियन डॉलर्स। तो उसके बाद हमारी जो लीडरशिप है उसने इस बात की बार बार बात की है कि देखें ये जिस किस्म की तबाहकारी का हमें सामना है, पाकिस्तान अकेला इससे नबर्द आजमान नहीं हो सकता, और जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी है उस पर यह लाजिम होता है कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद करे। और मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो अभी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से आई है, और जो फिर आपने जर्मन इदारे का जिक्र किया, और उससे पहले कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक की अपनी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि दुनिया में पावर्टी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो इस तमाम डेटा को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे ममालिक का ये केस जो वो अब लेकर के जा रहे हैं, हमारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हुए हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स में, तो ये वो दोबारा से केस रखेंगे तरक्की याफ्ता ममालिक के सामने, और उनसे कहेंगे कि पाकिस्तान को स्पेशली डेट रिलीफ के हवाले से या इंटरेस्ट पेमेंट्स के हवाले से कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर फराहम करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये रिलीफ क्यों फराहम किया जाए, ये बताया जाए, और दूसरा ये भी बताया जाए दुनिया को कि अगर ये रिलीफ फराहम नहीं किया जाता है, अगर इस तरह की कोई छूट नहीं दी जाती है ख़ास तौर पर कर्ज़ों के अंदर, तो फिर इन ममालिक के लिए कितना बुरा हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि किन बहरानों का सामना करना पड़ सकता है इन 54 ममालिक को अगर रिलीफ नहीं दिया जाता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को? देखिए, पहला सवाल तो आपने पूछा कि ये रिलीफ हम जैसे ममालिक को, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को क्यों दी जाए। देखें, इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि हम जैसे और बहुत से ममालिक, बल्कि बिलखुसूस पाकिस्तान, जिस किस्म की क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मौसमियाती तब्दीली की वजह से जिस किस्म की तबाहकारी का सामना कर रहा है, जो हमारी आजकल की साइंस है वो ये बात बताती है कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये उन फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से, उनके जलाने से पैदा हुआ है, जो कि प्राइमरीली ग्लोबल नॉर्थ या अमीर ममालिक ने जिनका इस्तेमाल करके अपनी सोसाइटीज़ को अमीर बनाया है। तो ये जिस किस्म की तबाहकारी का हम सामना कर रहे हैं प्राइमरीली क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और ममालिक को रिलीफ मिलनी चाहिए। नंबर 2, जो आपने सवाल किया, आपने पूछा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और ममालिक को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो मैं पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत मेरी गहरी नज़र है, मुझे बहुत तशवीश है जिस किस्म की हमें माशी चैलेंजेस का सामना है। देखें, इसमें बहुत से चैलेंजेस शामिल हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी दुनिया कोविड-19 से निकली ही थी कि रशिया और यूक्रेन के माबैन जो जंग छिड़ी है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का एक तूफान बर्पा हो गया, और जिससे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो कि प्राइमरीली तेल इंपोर्ट करती हैं, उनको बहुत इसकी मद में नुकसान एक तरह से उठाना पड़ा है कि हमारे यहाँ अफरात ज़र या इन्फ्लेशन बिल्कुल काबू से बाहर हो गई है। आपने देखा कि अभी जो डेटा आया है उसमें 4 परसेंटेज पॉइंट इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन वो फिर भी 23% के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही तकलीफ दे नंबर है। तो स्पेसिफिकली जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने हम जैसे ममालिक की मदद नहीं की, तो हम जैसे ममालिक में ना सिर्फ तकालीफ, लोगों में गुर्बत का इजाफा होगा, बल्कि यहाँ पर सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी। ये जो वेव है ये बहुत से और ममालिक में ट्रैवल करेगी। तो
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ہماری غلطی کی وجہ سے اس قسم کی مشکلات کا ہم سامنا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت ہی گریو اور گرم امپلیکیشنز ہیں، یعنی کہ بہت ہی تشویشناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. اس لیے ترقی یافتہ ممالک پہ یہ لازم ہے کہ وہ ہم جیسے ممالک کی ضرور مدد کریں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہم جیسے ممالک کی مدد کریں نہ کریں، لیکن یوکرین کی مدد ضرور کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یو این کے اپنے اعداد و شمار جو ہیں اس رپورٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 54 میں سے 46 ممالک نے 2020 میں مجموعی طور پر $782 ارب کا عوامی قرضہ لیا ہے، جس میں سے 1/3 سے زائد جو حصہ ہے صرف ارجنٹائن، یوکرین اور وینزویلا کا بنتا ہے. اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یوکرین کو تو مغربی دنیا کا ایک بہت بڑا سہارا آلریڈی ہے اس وقت، جنگ کے دوران بھی مکمل طور پر اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے. لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کے کوئی چانسز ہیں کہ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد یوکرین کو قرضوں کے معاملے میں کوئی الگ سے رعایت دے دی جائے، اور اگر یہ رعایت دے دی جاتی ہے، ظاہر ڈسکریمنیشن ہوگی، تو اس کا سہارا لے کے، اس رعایت کا سہارا لے کے کچھ ہم جیسے ممالک بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو رعایت دے رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی دیجیے؟ دیکھیں، آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے آسما، آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز این ایکسپرٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کیس کو یوکرین کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. آئی تھنک یوکرین کی جو سچویشن ہے وہ ان کی اپنی وہ ایک ارجنٹ سچویشن فیس کر رہے ہیں. ہمارا کیس بالکل اس سے علیحدہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور شاید اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کی امپلیکیشنز ہیں، وہ بہت زیادہ فیوچر کے اندر تک، یعنی بہت دور رس اس کے نتائج ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ یوکرین کو کنسیشنل فنڈز دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیں، لیکن پاکستان اور اس جیسے ممالک کو فنڈنگ پرووائڈ کرنا، ریلیف پرووائڈ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کا تعلق یوکرین کی سچویشن سے نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، اس سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ دنیا بھر میں یہ جو بھوک اور افلاس بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی رپورٹ جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے. اور چلیے دنیا کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں، خود اگر ہم اپنے پاکستان کے اپنے ملک کی بات کر لیں تو یہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے بالکل نیچے اب زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے، جنہوں کی زمینیں تھیں، جن کی فصلیں تھیں، جن کے گھر تھے، جن کے کاروبار تھے، سب کا سب جن کا تباہ ہو گیا، کچھ بچا نہیں. تو وہ لوگ ظاہر ہے اگر وہ پہلے مڈل کلاس تھے تو اب وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ چکے ہیں، سب برباد ہونے کے بعد. تو پھر ان سب چیزوں کو لے کر اگر عالمی برادری بیٹھتی ہے، کہیں کوئی اجلاس ہوتا ہے، یو این جی اے کے بعد کوئی اور اکٹھ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور پروگرام اس کے علاوہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر قرضوں میں ریلیف نہیں دے رہے تو کوئی اور معاملہ، کوئی اور تجاویز ہو سکتی ہیں ایسی ڈاکٹر صاحب جو سامنے رکھی جا سکیں؟ آپ کا پوائنٹ اگین بالکل ٹھیک ہے. میں نے حال ہی میں ایک پریزنٹیشن اٹینڈ کی تھی سرکاری لیول پہ، جس میں یہ تخمینہ لگایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ حالیہ سیلاب آنے کے بعد تقریباً 1.20 کروڑ لوگ مزید خط غربت کے نیچے چلے جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے، اور میں یہ یاد دلاتا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ ہم اب بات کریں کووڈ-19 کے بعد، جس میں ڈیفینیٹلی تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ خط غربت کے نیچے دھکیلے گئے تھے. سوری، میرے خیال ہے کہ میں نے غلط بتا دیا ہے نمبر. میرا خیال میں یہ نمبر جو ہے اٹس 20 ملین، 2 کروڑ لوگ اس سے نیچے دھکیلے گئے تھے، اور مزید 1.20 کروڑ نیچے مزید دھکیلے جائیں گے. تو معاف بہت کیجیے گا ڈاکٹر سیریس صاحب، آپ کس کی سچویشن ہے. بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے تھے؟ میں بات کروں جب کووڈ-19 کے جی زمانے میں جو جس کووڈ. قسم کی اکنامک سچویشن بنی تھی، ہاں جی. ابھی ہم اس سے صحیح طرح سے نکلے بھی نہیں تھے کہ اس کے اوپر یہ کلائمیٹ ریلیٹڈ کیٹاسٹرفی، یہ سیلاب آ گیا ہے، جس کی وجہ سے مزید لوگ خط غربت کے نیچے پش ہوتے چلے جائیں گے. تو میں بار بار یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ سوشل انریسٹ، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی. تو یہ ہمارے بالکل حق میں نہیں اچھی چیز، اور ہمیں یہ کیس پلیڈ کرنا ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ کیا کنسیشنل لینڈنگ کے علاوہ یا ڈیٹ ریلیف کے علاوہ کوئی اور چیز بھی پاکستان کو دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے کیا کہنا چاہیے خدشات ہیں اس وقت، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جو ہماری جو سوئنگ سیزن ہے وہ 15 اکتوبر سے تقریباً شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی بہت سے علاقے صوبہ سندھ میں ایسے ہیں جہاں پانی ابھی نہیں اترا. تو ہمیں اب یہی نظر آ رہا ہے کہ اب جو سوئنگ سیزن ہے وہ لیٹ ہو جائے گا، جس سے ایک پوٹینشیل ویٹ اور آٹا کرائسس آگے چل کے کریٹ ہو سکتا ہے.
یہ آٹا پاکستان میں ایک سٹیپل ہے جو بیسکلی ہماری سوسائٹی کو جس نے ایک طرح کے سٹیبلٹی جو پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کی قیمت کے اندر کوئی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ بہت ہی برے قسم کے سوشل اور پولیٹیکل انریسٹ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور باہر جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو بھی اس پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے. اچھا، یہ جب آپ پولیٹیکل انریسٹ کی بات کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر جب تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، عوام کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیونکہ عالمی سطح پر یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، رشیا کے ساتھ جنگ چھڑی ہے، اس وجہ سے تیل کا کرائسس ہے اور اس وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. پھر جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے عام جو اشیاء خور و نوش ہیں ان کی قیمتوں پر بھی اثر پڑتا ہے، ساری چیزیں ہی، کیونکہ بجلی بھی بہت ساری جگہوں پر ہم اسی توانائی سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پولیٹیکل انریسٹ سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارے عوام کو کہیں نہ کہیں اعتماد میں لینا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ دیکھیں جی پہلے کووڈ، اس کے بعد پھر یہ جو رشیا اور یوکرین کا جو ایک مسئلہ آ گیا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ آنے والا سیلاب، یہ ان ساری چیزوں کی وجہ بن رہا ہے. کوئی موجودہ حکومت یا کچھ اور اقدامات جو ہیں وہ اس کی وجہ نہیں بن رہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر بھی ایک ڈیبیٹ پاکستان کے خود اپنے اندر ہونی چاہیے، یہاں پر لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، تاکہ یہ پولیٹیکل انریسٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نہ ہو، وہ تو کم از کم صحیح رہے، معیشت تو جب صحیح ہوگی سو ہوگی. جی ایبسلیوٹلی. میں نے پہلے بھی ایک جگہ میں نے ایک پروگرام میں شرکت کی تھی، وہاں پہ میں نے سجیشن دی تھی کہ ہمارے جو آنریبل فائنانس منسٹر ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک ان کو چاہیے کہ وہ ایک پرماننٹ بیسس پہ ایک کمیونیکیشن کے اوپر تھوڑا زور دیں کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کے ساتھ اس تمام مسائل کو کیسے ڈسکس کیا جائے. تو اس میں میں ایک سجیشن یہ دینا چاہوں گا کہ اگر وہ پرماننٹ بیسس پہ ایک اسپوکس پرسن رکھیں جو کہ ڈیلی بریفنگز دیں ہمارے لوگوں کو، اور بتائیں کہ دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں. ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ برٹن کے اندر بہت زیادہ اکنامک انسٹیبلٹی آئی، اور بلکہ آج تھوڑی دیر پہلے ان کے جو برٹن کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو ریزائن بھی کرنا پڑا اس کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن اور سالڈ اور کیا کہنا چاہیے اچھی کمیونیکیشن اس کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف فائنانس کو ایک اچھا اسپوکس پرسن رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی زیادہ بیجا تشویش کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پریس کی جائے اور اس میں بتایا جائے کہ آج تیل سستا ہو رہا ہے، دوسری پریس کی جائے اس میں بتایا جائے کہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے پاکستان میں مہنگی ہو رہی ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ یہ مہنگی ہو کیوں رہی ہیں، اور پھر جب یہ سستی ہوتی ہیں تو سستی کیوں ہوتی ہیں، یہ عوام کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اختر سفضل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشیات ہیں جی، ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کیوں یہ قرضے معاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور اگر یہ قرضے معاف نہیں کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا سچویشن ہو سکتی ہے ان ممالک کے اندر، ان 54 ممالک کے اندر جن کا اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس میں پاکستان بھی موجود ہے ان ممالک کے لسٹ کے اندر. بہرحال جی، پاکستان میں کتنا سیلاب نے تباہی مچائی ہے اسی ٹاپک کے اندر ہم نے یہ بات بھی کی ہے، لیکن اب ہمیں آپ کو لے کر جانا ہے آسٹریلیا. وہاں بھی ایک بار پھر سے شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. اس ملک کے مختلف حصوں میں 24 گھنٹوں کے دوران ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں معمول سے 4 گنا زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں. سیلابی صورتحال ہے اور اسی کے پیش نظر 3 ریاستوں میں ہزاروں افراد کے انخلاء کے حکم جاری کر دیے گئے ہیں. مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، 3000 سے زائد گھروں اور کاروبار کو بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو چکی ہے. ناظرین، رواں سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں شدید سیلابی صورتحال کا کوئی پہلی بار نہیں کئی بار سامنا کرنا پڑا ہے. 20,000 افراد اس سال ان سیلابوں کی نظر ہو چکے ہیں، جبکہ انفراسٹرکچر کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے. 20 جانیں اس میں آسٹریلیا کے اندر قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. آسٹریلیا میں حالیہ بارشوں سے جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتایا، لیکن یہاں مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اب لوگ کیا یہاں پر سچویشن فیس کر رہے ہیں، بارشوں کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، ماہرین کیا بتاتے ہیں، ان سب پر ہم نے آج ڈیٹیلڈ رپورٹ تیار کی ہے آسٹریلیا کے حوالے سے، آپ کو دکھا رہے ہیں. آسٹریلیا میں بارشوں کا سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی شدید بارشیں، سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی.
500 से जायद घर सैलाब की नजर हो गए। एक शख्स की हलाकत की तस्दीक, जबकि एक लापता शख्स को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबकि सैलाबी पानी में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। मुल्क की 3 रियासतों से हजारों अफराद के इनखला का हुक्म दे दिया गया। हुक्काम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया के बड़े हिस्से, न्यू साउथ वेल्स के जनूबी हिस्से और जजीरा रियासत तस्मानिया के शुमाली इलाके शदीद मौसमी निजाम की जद में हैं, जहां 24 घंटों के दौरान अक्टूबर के महीने में मामूल से 4 गुना ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत विक्टोरिया इन बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। बारिशों से सड़कें पानी में बह गईं, स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि 3000 से जायद घरों और कारोबारों की बिजली मुअत्तल है। When we walked in the dark, and yeah, it was just a shock. My parents and my kids live in Tullarook, just down the road, and they're stuck there. They can't get, into town to get food. रियासत विक्टोरिया के वजीर आजम डैनियल एंडोर्स ने हालिया सैलाब को कई दहाइयों में रियासत के बदतरीन सैलाब का वाकया करार देते हुए कहा, We still are of the view that there's about 500 homes that have been inundated. There are another 500 homes at least that have been isolated. So when I say homes, properties, maybe more than just a house, maybe in terms of farmland, much bigger parcels of land. सैलाब में डूबने वाले घरों की तादाद में इजाफा होना यकीनी है। रवां साल ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बारिशें हुई। जनवरी से अप्रैल के दरमियान क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में कई बार सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। आलमी मीडिया के मुताबिक बारिशों की वजह से 20 अफराद की हलाकत भी हुई। जुलाई के महीने में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में सैलाबी सूरत हाल की वजह से रातों रात हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के लिए साल 2022 सबसे ज्यादा बारिश से मुतासिरा साल रहा। महकमे मौसमियात का कहना है कि साल 2022 में बारिश ने सिडनी में 164 बरस का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। आलमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मौसमियाती तब्दीलियां शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। यही वजह है कि वक्त के साथ बारिशों दीगर माहौलियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। माहिरीन ने आइंदा ऐसे वाकयात की शिद्दत में मजीद इजाफे से खबरदार किया है, लेकिन हुकूमती सतह पर अहम इक़दामात का फुक़दान नजर आ रहा है। पहले कोविड, उसके बाद हमने देखा कि मौसमियाती तब्दीली से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, बारिशें हैं, सैलाब हैं, और अब हम देख रहे हैं कि मंकी पॉक्स नामी जो वायरस है वो भी बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। अब हम ये देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, कि मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं उनकी तादाद 72,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। रवां साल अप्रैल में सामने आने वाली ये जो वबा है, इससे 28 हलाकतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये जो वबा है मंकी पॉक्स, इससे 107 से ज़ायद मुल्कों में अब तक बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 21 मुल्कों ने इन केसेस में इजाफा भी रिकॉर्ड किया है। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो मजमूई तौर पर 90% का ताल्लुक जो है मरीज़ों का वो बरआज़म अमेरिका से बताया जाता है। आलमी इदारा ये रिपोर्ट कर रहा है कि मंकी पॉक्स के केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन साथ में खबरदार भी किया है कि नए केसेस में कमी का मतलब ये नहीं कि लोग अपनी हिफाजत करना छोड़ दें। अब भी हमें उतनी ही एहतियात करना होगी जितनी हम पहले कर रहे थे, ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन, मंकी पॉक्स से कौन सा मुल्क इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर दिखाई देता है और कौन कौन से ममालिक हैं जिस पर इसके ख़तरात जो हैं मंडलाते दिखाई दे रहे हैं, और क्या पाकिस्तान भी इन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है जहां मंकी पॉक्स के फैलने का ख़तरा है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। रवां साल मई में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट बर्तानिया में हुआ। जिस शख्स में इस वायरस की तशखीस हुई उसने 29 अप्रैल को नाइजीरिया से बर्तानिया का सफर किया था। 5 माह के दौरान दुनिया के 107 मुल्कों में मुतासरा होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 72,874 तक पहुंच चुकी है। बरआज़म अमेरिका से 42,000 और यूरोप से लगभग 25,000 केसेस सामने आए हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 39 ऐसे ममालिक हैं जहां 3 हफ्तों के दौरान मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। WHO के मुताबिक आलमी सतह पर मंकी पॉक्स के केसेस की तादाद में मुसलसल कमी, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते 21 मुल्कों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक बरआज़म अमेरिका से था, जहां तमाम केसेस के लगभग 90% रिपोर्ट हुए। मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका में 27,096, ब्राजील में 8,521, स्पेन में 7,239, फ्रांस में 4,064,
और जर्मनी में 3,651 रिपोर्ट हुए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आदादोशुमार के मुताबिक पेरू में 2,768, कोलंबिया में 2,730, मैक्सिको में 2,147 अफराद मंकी पॉक्स का शिकार हुए। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में सबसे ज्यादा 7 अमवात रिपोर्ट हुई। ब्राजील में 5, गाना में 4, स्पेन अमेरिका में 2, जबकि बेल्जियम, क्यूबा, चेक रिपब्लिक, इक्वाडोर, सूडान और भारत में एक हलाकत की तस्दीक हुई है। टेड्रोस एडहानम ने कहा है कि आलमी इदारा सेहत मुल्कों के साथ इस हवाले से काम कर रहा है कि वो टेस्टिंग की अपनी सलाहियत को बढ़ाएं और वबा के रुझानात को नजर में रखें। उन्होंने सूडान में मंकी पॉक्स केसेस की रिपोर्ट्स के बारे में तशवीश का इजहार किया, जहां इथियोपिया के साथ सरहद के करीब पनाहगुज़ीन कैंपों में रिपोर्ट होने वाले केसेस शामिल हैं। आलमी इदारे की सरबराह ने अज़्म दोहराया कि कोविड-19 की तरह इस वबा का इलाज जारी रखेगा। बिल्कुल जी, मंकी पॉक्स के हवाले से रिपोर्ट आप देख रहे थे। प्रोग्राम में हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और रिपोर्ट्स, कुछ और ख़बरें आपसे शेयर कर लेते हैं। अमेरिका की बात करते हैं और आज अमेरिका से हमारे पास एक बार फिर से वही खबर है जो पिछले कुछ महीनों में हम बार बार आपसे शेयर करते रहे, और ये थी अमेरिका में होने वाले फायरिंग के वाक़यात को लेकर। एक बार फिर से देखने में आ रहा है कि फायरिंग के जो वाक़यात हैं अमेरिका के अंदर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए रोज़ अमेरिका की किसी न किसी रियासत से शूटिंग की कोई ना कोई खबर जो है वो सामने आ रही होती है। आज शिमाली कैरोलिना में एक शख्स की फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें एक पुलिस अफसर भी शामिल है। नाज़रीन, अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां आबादी से भी कहीं ज़्यादा असलहा मौजूद है। यानी जितनी यहाँ की आबादी है, जितने लोग यहाँ पर बसते हैं, कुछ के पास 2 असलहा लाइसेंस हैं, किसी के पास 3 है, तो ज़ाहिर इसकी आबादी उतनी नहीं है जितनी असलहा लाइसेंस यहाँ पर दिए गए हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ से ज़ायद है, जबकि एक तहकीक हमें यह बता रही है कि 40 करोड़ के लगभग असलहा इस वक्त यहाँ के आवाम के पास इस्तेमाल में है। अमेरिका में असलहे के खुलेआम इस्तेमाल को कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और यही वजह है कि असलहे के बढ़ते तशद्दुद के बावजूद इन मौलिक हथियारों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने में कई कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। रवां साल मई में टेक्सास के स्कूल में बच्चों पर बेईमाना फायरिंग के बाद जब अवामी गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो 30 साल में पहली बार अमेरिकी कानून साजों ने असलहे की फ़रोख्त पर काबू पाने की गरज से इस्लाहात पर इत्तेफाक किया था, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। अमेरिका में फायरिंग का जो नया वाक़या है ये कैसे पेश आया है, इस पे आपको रिपोर्ट दिखा रहे अमेरिका में मास शूटिंग के वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे। गन वायलेंस का नया वाकया अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना के दारुल हुकूमत राली में पेश आया, जहां फायरिंग से एक पुलिस ऑफिसर समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। रॉली की मेयर मेरी एन बॉल्डन का कहना है कि फायरिंग का वाकया एक हाइकिंग ट्रेल पर पेश आया, जहां लोग अक्सर तफरीह के लिए जाते हैं। जख्मियों में कानून नाफिज करने वाले इदारे से वाबस्ता एक अफसर भी शामिल है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। We have to wake up. I don't want other mayors standing here at the podium with their hearts breaking because people in their community died today, needlessly and tragically. इलाके के महकमा पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला पुलिस ऑफिसर फायरिंग की वारदात के दौरान ड्यूटी पर नहीं था, जबकि 4 मजीद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे पुलिस ने वाक़े के बाद ट्वीट में मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। मुलजिम सफेद फाम है, जिसकी उम्र 15 साल बताई गई है, लेकिन ताहाल मुलजिम की शनाख्त और फायरिंग करने की वजूहात से मुतल्लिक मीडिया को आगाह नहीं किया गया। पुलिस ने आगाह किया है कि मुश्तबा शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के अक्सर पेश आने वाले वाकयात अमेरिका के लिए एक बड़ा मसला बन गए हैं। सिर्फ रवां साल में ही 34,000 अफराद असलहे के तशद्दुद से हलाक हो चुके हैं। इनमें निस्फ से ज्यादा वो अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने असलहे का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी की। स्मॉल आर्म्स सर्वे नामी एक यूरोपीय तहकीकाती प्रोजेक्ट के मुताबिक अमेरिका में साल 2017 में एक तहकीक की गई थी, जिसके मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 40 करोड़ बंदूकें आम अफराद के इस्तेमाल में थीं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में असलहे के तशद्दुद में रोकथाम में कई मसाइल हैं। रवां साल मई में
अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल और अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो की एक सुपरमार्केट में होने वाले फायरिंग के वाकयात से मुल्क भर में आम असलहा रखने के हवाले से गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने असलहे के कवानीन में इस्लाहात लाने का अज़्म किया था। अमरीकी सेनेट ने मुल्क में फायरिंग के वाकयात की रोकथाम के लिए जून के अवाखिर में गन कंट्रोल बिल मंजूर किया, जिसे 30 वर्षों में इस मामले पर सबसे अहम कानून साजी करार दिया गया था। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर गन कल्चर फैला हुआ है, जिसकी रोकथाम के लिए ये बुनियादी कानून काफी नहीं। बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब हम रुख करने जा रहे हैं इराक का, जहां 1 साल से जारी जो सियासी बहरान था उसका खात्मा हो गया है। कुछ सियासतदान हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद, जो इराक के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने अपना ओहदा संभालने के साथ ही मियाँ शया असौदानी वज़ीर आज़म को नामज़द कर दिया है। इराक में हुकूमत साजी का जो अमल है एक अरसे से, तकरीबन 1 साल से हमें तासुर का शिकार दिखाई दिया। इराक में 10 अक्टूबर 2021 को कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए थे, लेकिन इतने महीने गुजर जाने के बावजूद भी सियासी जमातें हुकूमत साजी का जो अमल है उस पर मुत्तफिक नहीं हो पा रही थी। अब सदर के बाद वज़ीर आज़म की नामजदगी चूँकि हो चुकी है, तो हालिया पेशरफ्त को सियासी बहरान और मसाइल के हल के समत एक अहम कदम समझा जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये मुल्क सियासी बहरान का शिकार था क्यों? नौ मुंतखब सदर को कितनी बरतरी से कामयाबी मिली, और अब जब वज़ीर आज़म भी मुंतखब कर लिए जा रहे हैं तो इराक का जो मुस्तकबिल है सियासी तौर पर वो कितना मजबूत समझा जा रहा है, सारी चीज़ें एक पैकेज में आपको दिखा रहे हैं। इराकी पार्लियामेंट ने कुर्द सियासतदान अब्दुल लतीफ रशीद को मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया। अब्दुल लतीफ मोहम्मद जमाल रशीद रईस जमहूरियत इराक। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हल के लिए इस पार्लिमानी इजलास का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, जो कि दारुल हुकूमत बगदाद में रॉकेट हमले के बायस काफी ताखीर से शुरू हुआ। आर्म मीडिया के मुताबिक 329 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में 269 अरकान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। पहले मरहले में 2/3 अक्सरियत न मिलने के बाद दोबारा राय शुमारी कराई गई। इस दौरान 277 में से 160 से ज्यादा अरकान ने कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद करदा 78 सारा अब्दुल लतीफ रशीद को वोट दिया, जबकि इनके हरीफ उम्मीदवार मौजूदा सदर बरहम साहले थे, जिनके हक में सिर्फ 99 वोट डाले गए। नए सदर अब्दुल लतीफ रशीद ने मोहम्मद शया असौदानी को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। शया असौदानी से कबल इराक के इंसानी हुकूक, मेहनत और समाजी उमूर के वज़ीर रह चुके हैं। नामजदगी के बाद 52 साला वज़ीर आज़म मोहम्मद शया असौदानी ने जल्द अज जल्द हुकूमत तश्कील देने के आज़म का इजहार किया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के नए सदर पेशे के एतबार से इंजीनियर और बरतानिया से आला तालीम याफ्ता हैं, जबकि वो 2003 से 2010 तक इराक के आबी वसाइल के वज़ीर रह चुके हैं। इराक के दस्तूरी कानून के मुताबिक सदर का मनसब रवायती तौर पर कुर्दों के लिए मुख्तस है। ये बड़ी हद तक एक रस्मी ओहदा है। फिरका वाराना तनाज़ात से बचने के लिए वज़ा करदा इक़्तिदार की तकसीम के निज़ाम के तहत इराक का सदर एक कुर्द, जबकि वज़ीर आज़म शिया और उसकी पार्लियामेंट का स्पीकर सुन्नी होता है। आर्म मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नए सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का ये इजलास पार्लिमानी इंतखाबात के इनाकात के 1 साल बाद हुआ है। गुज़िश्ता साल इंतखाबात में मकबूल शिया आलमी दीन मुक़्तदा सदर की क़यादत में उनकी इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की थीं, लेकिन वो हुकूमत की तश्कील के लिए दरकार हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे थे। कानून साजों ने इससे पहले फरवरी और मार्च में नए सरबराह मुमलिकत के इंतखाब के लिए 3 बार कोशिशें की थी, लेकिन मुक़्तदा सदर और उनके हामियों के बाइकाट की वजह से कोई नतीजा नहीं निकला था। कई माह के सियासी इंतशार के बाद उनकी इत्तेहाद के 73 कानून साजों ने अगस्त में रुकनियत से मुस्ताफी हो गए थे, जिसके बाद बगदाद में तशद्दुद के बदतरीन पुरतशद्दुद वाक़यात रूनमा हुए थे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नामजद वज़ीर-ए-आज़म के पास पार्लियामेंट की अक्सरियत हासिल करके मुल्क की हुकूमत तश्कील देने के लिए 30 दिन है। दूसरी तरफ मुक़्तदा सदर चाहते हैं कि पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जाए और दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। ऐसे में नामजद होने वाले वज़ीर-ए-आज़म असौदानी के लिए मुक़्तदा सदर के हामियों की हिमायत हासिल करना एक बड़ा चैलेंज होगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।
गाय के शिकार पर टैक्स से पैदा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के लिए इन पर टैक्स आयद किए जाएंगे। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को सिफर करने का मंसूबा बना रखा है और इसी को हासिल करने के लिए ये तजवीज दी गई है। अगर ये टैक्स नाफिज हो गया तो ये ज़राई टैक्स दुनिया में अपनी नौयत का पहला होगा और किसान माहौल दोस्त अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके इजाफी खर्च पूरा कर सकेंगे। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी तलबा ने सिंगापुर में होने वाले रियाजी के आलमी मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 25,000 तलबा ने ऑनलाइन टेस्ट दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के 7 तलबा ने मैथमेटिक्स के आलमी मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया। दुनिया भर के 42 ममालिक इस मुकाबले में शिरकत के लिए सिंगापुर जाएंगे, जहाँ सिल्वर और गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। उर्दन से ताल्लुक रखने वाले रिशान नामी खातून मुल्क की तारीख में पहली खातून बस ड्राइवर बन गयी। उर्दनी खातून फूड इंजीनियरिंग में डिग्री रखती हैं और जब उन्हें सरतोड़ कोशिशों के बावजूद मुलाजमत नहीं मिली तो उनके पास पब्लिक बस ड्राइवर के तौर पर काम करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब बस के मुसाफिर उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठा देखकर हैरत का इजहार करते हैं। सोशल मीडिया पर भी उर्दन की पहली खातून ड्राइवर के हवाले से चर्चे हो रहे हैं और कई लोग उनकी हिम्मत को सराह रहे हैं। स्पेन में पहली बार एक 13 माह की बच्ची का दुनिया का पहला आंत का ट्रांसप्लांट हुआ है। सेहत के हुकाम के मुताबिक ये तकनीक पहले आंत के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी क्योंकि ये इस उज्व के लिए मुमकिन नहीं समझा जाता था, लेकिन बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा किया गया। अस्पताल की कई टीमों की 3 साल की तहकीक और ट्रायल्स के बाद ऐसा ऑपरेशन मुमकिन हुआ है जो कि कामयाब रहा। बच्ची अब अपने घर वालों के साथ घर वापस जा चुकी है और सेहतमंद जिंदगी गुजार रही है। गोलगप्पे इंसानों के साथ साथ जानवरों के मुंह में भी पानी लाने लगे। भारत का एक हाथी गोलगप्पे का शौकीन निकला। भारतीय रियासत आसाम का ये हाथी राह चलते हुए सड़क किनारे एक गोलगप्पे के स्टॉल पर रुका। दुकानदार हाथी को एक के बाद एक गोलगप्पा फराहम करता रहा, जिसे हाथी ने खूब मजे लेकर खाया। इस वाक़ये की वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है, जिसे अब तक लाखों अफराद देख चुके हैं और साथ में दिलचस्प तबसरे भी जारी हैं।